नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, हमारा यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस बैच चल रहा था जीएस का, मैं फिर आपके सामने उसमें दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले, प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है शिमला, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कोलकाता, सॉरी नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है, लंदन। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, लंदन। कौन सा होगा, लंदन। दूसरा, मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता और देता हूं कि गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे वो कितने हुए थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, और तीनों के तीनों कहां पे हुए थे, लंदन में। कहां पे हुए थे तीनों के तीनों, लंदन में। दूसरा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता, तीनों गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता की थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। जिनका नाम क्या था, रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। दूसरा देखिए आप लोग, पहला गोलमेज सम्मेलन, तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। पहला कब हुआ, 1930 में। दूसरा कब हुआ, 1931 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो कांग्रेसी थे वह कौन थे, महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और वो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो आप लोग जरूर याद रखें, वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। और इसके बाद और देख लीजिए, हम बात करें तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। किसकी बात करें, तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों लंदन में ही 1932, 1932 में हुआ था। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था अंबेडकर, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। जिनका नाम क्या था, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो ये आपके गोलमेज सम्मेलन थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32। तीनों की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। दूसरा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। दूसरा कब हुआ था, 1931 में, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगर आपसे पूछता है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, आगे आगे आपके सामने एक और प्रश्न देखिए, निम्न में से लाल बाल पाल से किसका संबंध नहीं है। निम्न में से लाल बाल पाल से किसका संबंध नहीं है। पहला, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी है विपिन चंद्रपाल, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, लाल लाल की अगर हम बात करें तो ये होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है, दूसरा, पाल, अगर मैं पाल की बात करूं तो विपिन चंद्र पाल, और एक और क्या है, बाल। तो बाल क्या होगा, बाल गंगाधर
तिलक। ठीक है, क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। यानी हमारा इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध लाल, बाल और पाल से नहीं है। दूसरा, इन तीनों को दोस्तों क्या बोला जाता? तो देख लीजिए, ये तीनों जो थे ये क्या थे? गरम दल के नेता थे। ये तीनों क्या थे? गरम दल के नेता। ये तीनों क्या थे? लाल, बाल, पाल गरम दल के नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक को इतिहासकार जिनका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। क्या नाम है? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को, किसको? बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा इन्होंने भारतीय अशांति का जनक। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, आगे आगे आपके सामने एक नया प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? ऑप्शंस हैं आपके सामने, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या ये सभी। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा चेंज होता तो ज्यादा ठीक रहता। आपसे ये पूछा जाना था कि किस मुगल बादशाह ने फिर से हिंदुओं पे जजिया नामक कर लगाया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? औरंगजेब। कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन औरंगजेब। देख लीजिए, पहला, अगर हम जजिया की बात करें, जजिया 712 में मोहम्मद बिन कासिम, जजिया 712 में किसने लगाया? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। और जजिया इसने लगाया कहां पे था? ये सिंध में लगाया था। कहां पे लगाया था? ये सिंध में लगाया था। ठीक है, लेकिन ये जो जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ये जजिया ब्राह्मणों से नहीं लेता था। ठीक है, हिंदुओं में यह ब्राह्मणों से जजिया नहीं लेता था। आगे आगे एक शासक आएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे एक शासक आएगा फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश में शासक हुआ है, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में FST लिख देता हूं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला शासक था कि जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो अगर आपसे पूछता है कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति या पहला शासक कौन था, तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आगे मुगल साम्राज्य में शासक हुआ है जिसका नाम है अकबर। जिसका नाम क्या है? अकबर। अकबर ने जजिया को क्या किया? अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया। अकबर ने क्या किया? जजिया कर बंद कर दिया। ठीक है, फिर आगे आता है औरंगजेब, और औरंगजेब क्या करता है? फिर से जजिया कर को शुरू कर देता है। औरंगजेब क्या करता है? फिर से जजिया कर को शुरू कर देता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? औरंगजेब सही होगा। ठीक है, ये आप लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए भारत, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके सामने, पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है मूलराज प्रथम, ऑप्शन सी है भीमदेव द्वितीय, और ऑप्शन डी है जयचंद। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला, गौरी ने जो आक्रमण किया था 1173 में, वो किस पे किया था? मुल्तान पे। और मुल्तान आक्रमण में मोहम्मद गौरी क्या किया था? जीत गया था। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1178 में, कितने में? 1178 में इसने फिर आक्रमण किया है। और आक्रमण कहां पे किया है? पाटन। और पाटन पड़ता है दोस्तों
गुजरात में। कहां पे पड़ता है? गुजरात में। और यहाँ का शासक हुआ करता था जिसका नाम था भीमदेव द्वितीय। और भीमदेव द्वितीय ने इसे क्या किया? गौरी को, भीमदेव द्वितीय ने गौरी को हरा दिया। गौरी को क्या किया? हरा दिया। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? एकदम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान भी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसी को हम यहां पे थोड़ा पढ़ लें। पृथ्वीराज चौहान के साथ गौरी के युद्ध, तो देख लीजिए, तो तराइन का पहला युद्ध। तो दोस्तों तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो देख लीजिए, तराइन का पहला युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में गौरी की क्या हुई थी? हार हुई थी। इस युद्ध में गौरी की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, आगे आगे देखिए, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, ये किस किस के बीच में हो रहा है? ये गौरी के बीच में हो रहा है। और गौरी के किसके साथ लड़ा है? चौहान के साथ। और ये कब हुआ? 1192 में। लेकिन इस युद्ध में हार जाता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, सॉरी, ये ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ये सही होगा। दूसरा बात आती है जयचंद, तो जयचंद का भी देख लीजिए। इसने जयचंद के साथ कौन सा युद्ध लड़ा था? चंदावर का युद्ध। जयचंद के साथ कौन सा युद्ध लड़ा था? चंदावर का युद्ध। और ये कब लड़ा था? 1194 में। कब लड़ा था? 1194। और चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और दोस्तों किसके बीच में हुआ था? जयचंद। इस युद्ध में कौन हारा था? जयचंद हारा था। ठीक है, तो ये था। ठीक है, आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पर। ये क्या है? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शंस हैं आपके सामने। पाद्रेटी पैंथला, ऑप्शन बी है चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स, और ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। तो देख लीजिए, आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा? जेम्स प्रिंसेप आपका ऑप्शन सही होगा। यानी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, जिसने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, आगे युद्ध अभ्यास 2018 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? ऑप्शन एक है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है लखनऊ और पटना, और ऑप्शन डी है दिल्ली और आगरा। ऑप्शन डी है दिल्ली और आगरा। ठीक है, तो ये पुराना करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा कि उत्तराखंड में 2018 में युद्ध अभ्यास यानी सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत में हुआ था। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है। ये चार नाम आपको दे रखे हैं। पहला नाम इसमें दे रखा है, यानी ऑप्शन ए है परवीन सुल्तान, ऑप्शन बी है प्रोप्राइटर टी.एन. कृष्णन, ऑप्शन सी है राम किंकर, और ऑप्शन डी है राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। तो जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं चित्रकला के क्षेत्र में वो कौन है? राजा रवि वर्मा, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं आपके सामने हैदराबाद,
ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है लखनऊ। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है ऑप्शन जयपुर, सी है भोपाल और डी है लखनऊ। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? लखनऊ। कौन सा जवाब सही होगा? लखनऊ। यानी लखनऊ में कसीदाकारी चिकनकारी, ये जो शैली है वो कहाँ प्रसिद्ध है? ये लखनऊ में। और ये किस पे कशीदाकारी जो की जाती है वो किस पे की जाती है? तो ये कपड़े पे की जाती है। किस पे की जाती है? कपड़े को जो सजाया जाता है उसी को नाम दिया गया है, उस शैली को कशीदाकारी की चिकनकारी शैली। और ये सजावट किस पे की जाती है? ये सजावट दोस्तों कपड़े पे की जाती है। ठीक है, आगे। थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे अवस्थित हैं। ये पूछा गया है थालघाट, पालघाट और भोरघाट दर्रे कहाँ अवस्थित हैं? तो ऑप्शन ए है काराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन बी है विंध्याचल श्रेणी में, ऑप्शन सी है हिमालय श्रेणी में और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट श्रेणी में। ठीक है, तो देख लीजिए थालघाट, पालघाट और भोरघाट, ये जो दर्रे हैं ये कहाँ पे हैं? तो ये दर्रे पश्चिमी घाट में हैं। कहाँ पे हैं? पश्चिमी घाट में। दूसरा, काराकोरम श्रेणी कहाँ पे है? तो काराकोरम श्रेणी है दोस्तों कश्मीर में। कहाँ पे है काराकोरम श्रेणी? कश्मीर में। इसके बाद आपसे अगर पूछा जाता है कि विंध्याचल श्रेणी कहाँ पे है, तो देख लीजिए विंध्याचल श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक फैली हुई है। कहां तक? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, यहां पे फैली हुई है कौन सी? विंध्याचल श्रेणी। और नेपाल आप लोग जानते ही हैं, सॉरी हिमालय आप लोग जानते ही हैं। ये हिमालय कहां पे है? तो हिमालय है दोस्तों नेपाल में अवस्थित है। कहां पे अवस्थित है? नेपाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? एक साधारण सा प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए छठा स्थान है, ऑप्शन बी सातवां स्थान है, ऑप्शन सी आठवां स्थान है और ऑप्शन डी नौवां स्थान है। तो देख लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? सातवां स्थान है। कौन सा स्थान है? सातवां। अगर आपसे पेपर में पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है, तो लिख लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला जो स्थान है वो किसका है? रूस का है। किसका है पहला स्थान? रूस का है। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी सैल, ऑप्शन नंबर सी संगमरमर और ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट। तो कौन सा जवाब आपका सही होगा? कायांतरित चट्टान कौन सी है? तो कायांतरित चट्टान है आपकी संगमरमर। यानी चूना पत्थर पर क्या होता है? ऊष्मा और दबाव के कारण ये परिवर्तित हो जाता है, इसका कायांतरण हो जाता है किसमें? संगमरमर में। अगर यही आपसे पूछता है कि ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है, यही आपसे पूछता है कि ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है, तो देख लीजिए ग्रेनाइट जो है ये कौन सी चट्टान है? तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है दोस्तों। कौन सी चट्टान है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। ठीक है, कौन सी चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान है। आगे अगर आपसे पूछता है कि बेसाल्ट कैसी चट्टान है, तो देख लीजिए बेसाल्ट कैसी है? बेसाल्ट जो है एक ज्वालामुखी चट्टान है। कैसी चट्टान है? ज्वालामुखी। कैसी चट्टान है? ज्वालामुखी चट्टान है बेसाल्ट चट्टान। और हमारा किस कारण होता है? ज्वालामुखी चट्टान है। ठीक है, आगे। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, ऑप्शन नंबर एक है गठिया, ऑप्शन नंबर बी रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स और ऑप्शन नंबर डी घेंगा। क्या पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो देख लीजिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। गठिया क्या है? गठिया शरीर के जो हमारे जॉइंट होते हैं, क्या होते हैं? शरीर के जो जॉइंट होते हैं यानी जोड़ों में होने वाला दर्द। किसमें दर्द होता है? शरीर के जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, शरीर के जोड़ों में दर्द होता है, उस रोग को क्या बोला जाता है?
गठिया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सॉरी रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, आपसे अगर पूछा जाता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है रिकेट्स, रिकेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो देख लीजिए रिकेट्स को सूखा रोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसमें व्यक्ति कमजोर होने लगता है यानी सूखने लगता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? रिकेट्स बोला जाता है। और ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आपसे पूछता है कि विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होती है, तो विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य से जो हमें विटामिन प्राप्त होता है वो कौन सा है? विटामिन डी। ठीक है, आगे देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ये साधारण प्रश्न है। एक सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? बृहस्पति जो है वो क्या है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। क्या पूछा गया ये प्रश्न? प्रश्न है हमारा कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, वो कैसा उत्पाद है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, किफायती कीमती वाला उत्पाद है, ऑप्शन बी है पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है, ऑप्शन सी है नष्ट होने वाला नहीं है, और ऑप्शन डी है अच्छी किस्म का है। तो इको मार्क जो दर्शाता है, इको मार्क जो प्रदर्शित करता है, वो किसको प्रदर्शित करता है? तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका एकदम बी सही जवाब होगा। कौन सा सही होगा? सही जवाब होगा। इको मार्क क्या दर्शाता है? कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो उत्पाद है, वो पर्यावरणीय दृष्टि से क्या है? अनुकूल है। वो पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। ये हमारा किसके द्वारा पता चलता है? ये इको मार्क चिन्ह से पता चलता है। किससे पता चलता है? इको मार्क चिन्ह से पता चलता है। आगे, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ती है? उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, दिल्ली को मदुरई से जोड़ती है, ऑप्शन बी है दिल्ली को कन्याकुमारी से जोड़ती है, ऑप्शन सी है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, और ऑप्शन डी है दोस्तों श्रीनगर को तिरुवनंतपुरम से जोड़ती है। ठीक है, तो देख लीजिए, उत्तर जब दक्षिण की बात की जाएगी तो उत्तर में लेके दक्षिण तक की बात की गई है, तो उत्तर में आपका श्रीनगर हो गया और दक्षिण में आपका क्या हो गया? कन्याकुमारी। इसके इस गलियारे के द्वारा इन दोनों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और इस गलियारे का नाम है दोस्तों उत्तर दक्षिण गलियारा। इसका नाम क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा। क्लियर? आगे, नबार्ड है, ये पूछा गया कि नबार्ड है क्या? ऑप्शन नंबर ए निर्धनता निवारण कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सुरक्षा योजना है, ऑप्शन नंबर सी बैंक है, और ऑप्शन नंबर डी है बीमा निगम। तो नबार्ड के बारे में पूछा गया कि आखिरकार नबार्ड है क्या? आखिरकार नबार्ड है क्या? तो देख लीजिए, सबसे पहले नबार्ड क्या है? नबार्ड एक बैंक है। नबार्ड क्या है? नबार्ड एक बैंक है। नबार्ड करता क्या है? नबार्ड का काम क्या है? तो नबार्ड का काम है ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के लिए ऋण देता है। क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के लिए ऋण देता है। कौन? नाबार्ड। अब ये पूछा जाए आपसे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, ये पूछा जाए आपसे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो देख लीजिए, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 कब हुई? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की क्या हुई? स्थापना हुई। अगर आपसे पूछा जाए नाबार्ड का मुख्यालय कहां पे है, आपसे पूछा जाए नाबार्ड का मुख्यालय कहां पे है, तो देख लीजिए, नाबार्ड का मुख्यालय है दोस्तों आपका मुंबई में। कहां पे है? नाबार्ड का मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। क्लियर? आगे, विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 किसे सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 करंट अफेयर है, ज्यादा ये जरूरी नहीं है इस पे ध्यान देने के लिए, लेकिन ऑप्शन में आपको बता देता हूं। डेविड नाबैरो, ऑप्शन बी है सुरेंद्र के बंसल, ऑप्शन सी है एम स्वामीनाथन, और ऑप्शन डी है संजय राजाराम।
तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2018 में जो पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया? डेविड नाबेरो को। किसे दिया गया? डेविड नाबेरो को कौन सा पुरस्कार दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2018। क्लियर? आगे, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ये अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी है अदृश्य बेरोजगारी, और ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देख लीजिए, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों बेरोजगारियां भारत में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, अब जब दोनों पाई जाती हैं तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी ए और बी दोनों। कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों। क्लियर? आगे, किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन नंबर डी है 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, देख लीजिए, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक बात और बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कई संशोधन किए गए, कई चीजें जोड़ी गई, इसीलिए इस संविधान संशोधन को एक और नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन को? 42वें संविधान संशोधन को। क्लियर? आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 8 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा। कौन सा? ए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दे रखे हैं? तो देख लीजिए, पार्ट 4 भाग 4 में दे रखे हैं। दूसरा, इनके अनुच्छेद कहां से कहां तक दे रखे हैं? तो ये भी देख लीजिए, ये 36 to 51, यानी ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक क्या दे रखा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या पूछा गया है? एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? एक समान सिविल संहिता। ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 42, और ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 43, और ऑप्शन नंबर डी है, ये क्या कर दिया, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 44। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ रहा है इसमें। एक समान नागरिक सिविल संहिता जो बताई गई है, जो दी गई है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद नंबर 44। क्लियर? आगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से राज्यसभा में कितने सदस्यों को चुना जा सकता है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं।
ऑप्शन नंबर 1 है 4 व्यक्तियों को, ऑप्शन नंबर बी है 8 व्यक्तियों को, ऑप्शन नंबर सी है 12 व्यक्तियों को, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा जवाब सही होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, समाज कार्य और विज्ञान से 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने व्यक्तियों को? 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं, और यही हमारा इसका क्या होगा? सही जवाब होगा एकदम। ठीक है, आगे। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के आपको राइटर पूछे गए हैं, लेखक पूछे गए हैं, तो लेखक आपके सामने ये दे रखे हैं। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने रविशंकर, ऑप्शन नंबर बी है विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी है राधाकृष्णन, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अरविंद घोष। तो इसका हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा, यानी अरविंद घोष जो हैं वो लाइफ डिवाइन पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा डी इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे आपसे पूछा गया है कि गोबर गैस मुख्यतः होता है, यानी गोबर गैस का घटक आपसे पूछा गया कि गोबर गैस का निम्नलिखित में से कौन सा घटक है। ऑप्शन है आपके सामने एथिलीन, ऑप्शन बी है आपके सामने एसिटिलीन, ऑप्शन सी है आपके सामने मीथेन, और ऑप्शन डी है आपके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो गोबर गैस को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। गोबर गैस को बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है गोबर गैस को? बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? मीथेन। कौन सा है? मुख्य घटक इसका मीथेन है। ठीक है, आगे। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। किसका बहुलक है? ऑप्शन नंबर 1 आइसोप्रोपिन, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन, और ऑप्शन नंबर डी है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर मैं एक बार आपके प्रश्न पढ़ देता हूं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रोपिन, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन, और ऑप्शन नंबर डी विनाइल क्लोराइड। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा एकदम वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा कि आइसोप्रोपिन जो है वो प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक है। ठीक है, आगे बढ़ते। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। ये वर्षा की बूंदें जो गोल होती है वो किस कारण होती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है सतही तनाव के कारण होती हैं, ऑप्शन बी आपके सामने दे रखा है वर्षा की जल की श्यानता के कारण होती हैं, ऑप्शन सी आपके सामने दे रखा है कि वायु के वातावरण या घर्षण के कारण होती हैं, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देख लीजिए इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा सरफेस टेंशन, यानी सतही तनाव के कारण। किसके कारण? सतही तनाव के कारण ये होती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी क्लोटेला, और ऑप्शन नंबर डी है एजेटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर डी है एजेटोबैक्टर। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? नील हरित शैवाल। क्या सही जवाब होगा आपका? नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। किस रूप में? धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे फिर प्रश्न आया हमारे सामने 28वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उर्दू प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने लखनऊ में, ऑप्शन बी है फैजाबाद, और ऑप्शन सी है दोस्तों मेरठ, और ऑप्शन डी है अलीगढ़। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में उर्दू प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। क्लियर? आगे उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई?
ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 1981 1981, ऑप्शन नंबर बी 1961 1961, ऑप्शन नंबर सी 1967 1967 और ऑप्शन नंबर डी है 1971 1971। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। यानी 1981 में 1981 में उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई। क्लियर? आगे, धुरिया लोक नृत्य क्या पूछा गया है? धुरिया लोक नृत्य कहां का है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अवध का, ऑप्शन नंबर बी है बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वांचल का और ऑप्शन नंबर डी है रुहेलखंड का। धुरिया नृत्य कहां का है? अवध का है या बुंदेलखंड का है या पूर्वांचल का है या रुहेलखंड का है? तो धुरिया जो नृत्य है दोस्तों वो कहां का है? बुंदेलखंड का। कहां का है? धुरिया नृत्य कहां का है? बुंदेलखंड का। और ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। क्लियर? आगे, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति, ये अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी बेंगा, ऑप्शन सी परहरिया और ऑप्शन डी थारू। ऑप्शन डी कौन सा है? थारू। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? सॉरी, इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी थारू जनजाति जो है वो क्या करती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। दूसरा, ये थारू जनजाति कहां कहां पाई जाती है? तो ये गोरखपुर, बस्ती और गोंडा, उत्तर प्रदेश में ये कहां पाई जाती है? गोरखपुर, बस्ती और गोंडा में थारू जनजाति पाई जाती है। क्लियर? आगे, पुलिस अधिनियम की किस धारा में, ये कल के प्रैक्टिस सेट में भी था प्रश्न हमारा एक, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? ठीक है, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है। ऑप्शन है आपके सामने धारा 21, ऑप्शन बी है धारा 22, ऑप्शन सी है धारा 23 और ऑप्शन डी है धारा 24। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी धारा 23 में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के प्रावधान के बारे में बात कही गई है। क्लियर? आगे, 35वां प्रश्न आपके सामने है। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। 35वां प्रश्न कह रहा है कि 1000 रुपए व 500 रुपए के नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों व बैंकों तक में पाए जा रहे हैं। जाली करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की किस धारा में की जाती है? यानी ये कहा गया है कि भारत में जो जाली नोट हैं वो बड़ी संख्या में बाजार में भी हैं और बैंकों तक पहुंच रहे हैं। तो जाली नोटों को रखने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किस धारा में की जाती है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, धारा 241, ऑप्शन बी दे रखा है धारा 246 और ऑप्शन सी दे रखा है दोस्तों धारा 489 क से लेके धारा 489 अणा तक और ऑप्शन डी दे रखा है धारा 237। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा, जाली नोटों के विरुद्ध जो कार्रवाई की जाती है वो धारा 489 में की जाती है। किसमें की जाती है? धारा 489 में, यानी 489। क्लियर? आगे, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस या उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है आपके सामने 25 जनवरी, ऑप्शन है आपके सामने 25 जनवरी, ऑप्शन बी है आपके सामने 20 जनवरी, ऑप्शन सी है आपके सामने 10 जनवरी और ऑप्शन डी है आपके सामने 25 जनवरी। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या होगा? 24 जनवरी। क्या होगा ये? 24 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ऑप्शन जो सही होगा हमारा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा। क्लियर? आगे, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या था? 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है बोरोबी, ऑप्शन नंबर बी है चीता, ऑप्शन नंबर सी है हेलो किटी और ऑप्शन नंबर डी है कंगारू। क्या पूछ रहा है? 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनका शुभंकर। ऑप्शंस हैं आपके सामने बोरोबी, ऑप्शन बी है चीता, ऑप्शन सी है हेलो किटी और ऑप्शन डी है कंगारू। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका एकदम वो कौन सा होगा? बोरोबी। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का क्या था?
शुभंकर था। क्लियर? आगे, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर सी मिस्र और ऑप्शन नंबर डी नाइजीरिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न के अनुसार, अब तो आंसर बदल चुका है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? मोरक्को। कौन सा सही होगा? मोरक्को। और मोरक्को कहां पे पड़ता है? अफ्रीका में। कहां पे पड़ता है? अफ्रीका में। क्लियर? आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात कर रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहां पे है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पे है? ऑप्शन नंबर 1 मनीला, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहां पे है? जिनेवा में। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकदम इसका सही जवाब होगा। क्लियर? आगे, लास्ट प्रश्न हमारा आज का है, और देखिए ये क्या पूछा गया है कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहां स्थित है? क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है वाराणसी और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। फिर मैं ऑप्शन रिपीट कर देता हूं, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी वाराणसी और डी क्या है? लखनऊ। तो देख लीजिए, इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? कोलकाता। यानी कोलकाता में क्या है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। दूसरा, आपसे अगर ये पूछता है कि सबसे ज्यादा जूट कहां पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो जूट पाया जाता है दोस्तों वो बांग्लादेश में। कहां पे होता है? बांग्लादेश में। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको डेली जीएस के प्रैक्टिस सेट और मैथ के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो वीडियो को हमारी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।